नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। वास्तव में ये मानव उत्सर्जन तंत्र होगा। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें ये दिखाया हमने कि इस शरीर में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और किस किस अंग के द्वारा वो बाहर निकलते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें। उसके बाद हम सीधे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, उत्सर्जन तंत्र। पहले हमें ये समझना होगा कि उत्सर्जन है क्या, यानी इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा हमने ये देखा था कि प्रोटीन के उपापचय से जो NH2 समूह होता है उसको पहले NH3 यानी अमोनिया में बदला जाता है और इस अमोनिया को बाहर निकालने के ही अलग अलग तरीके होते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं कि इसको यूरिक अम्ल है, यूरिया है, या सीधे ही अमोनिया के रूप में भी इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना, इसी क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। अब देखो इसमें भी ऐसा हो सकता है, जैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जैसे हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी अंदर जाती है क्योंकि वायुमंडल में जो गैस है वो सभी अंदर जाती है, अर्थात नाइट्रोजन जाएगी तो वो भी बाहर आएगी। तो क्या हम इसको उत्सर्जन कह सकते हैं? नहीं। यहां पे एक शब्द और जोड़ना होगा और वो शब्द होगा उपापचयी। उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहेंगे। अर्थात यहां पर जो अमोनिया बनी है, ये जो नाइट्रोजन है, ये उपापचय के दौरान बनती है, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप बनेगी। श्वसन में जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन जाती है और बिना किसी क्रिया के बाहर आ जाती है, इसलिए वो उत्सर्जन नहीं है। उत्सर्जन के लिए यह शर्त है कि वो उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाला अपशिष्ट होना चाहिए और नाइट्रोजन उसके अंदर होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको आगे। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो इस उत्सर्जन तंत्र के अंगों की बात करें तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको देख भी सकते हैं। ये दो किडनी यानी वृक्क होते हैं और आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा ये वाला भाग बायां भाग है, साथ बोर्ड का इधर वाला जो भाग होगा वो बायां भाग होगा और इधर वाला भाग होगा दायां होगा, अर्थात ये दायां किडनी होगा, इधर होगा बायां किडनी। और इसका भी एक इम्पोर्टेंस है बताने का, क्योंकि इनकी लोकेशन जो होती है उस लोकेशन में थोड़ा फर्क होता है। ये वाला जो बायां किडनी है ये थोड़ा ऊपर की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक अंग पाया जाता है जिसका नाम होता है लीवर, और लीवर के स्पेस के कारण उसको स्थान देने के लिए ये थोड़ा नीचे होता है, जबकि इधर बाएं साइड में लीवर होता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा ऊपर की ओर होता है। इसके दो भाग होते हैं, किडनी के बाहर वाला जो भाग होता है ये उत्तल भाग होता है और अंदर वाला जो भाग है वो अवतल भाग होता है। या फिर ये सब बनाने की आवश्यकता भी नहीं है अपने को, क्योंकि किडनी को हम आगे और पढ़ेंगे। किडनी एक आवरण के अंदर सुरक्षित रहती है जिसको कहा जाता है पेरिटोनियम। मैं सरल बना देता हूँ सीधा ही अपने को, तो यहाँ पे ये इसका एक मुख्य चित्र है। यहाँ बीच में एक नली रहती है, धमनी, और एक रहती है सिरा। इससे दोनों किडनी में जाएगी धमनी और दोनों में ही जाएगी सिरा। इस प्रकार से एक रक्त को इधर लेके आएगी, इसकी सहायता से भी रक्त, इसका रक्त इधर जाएगा, यानी ये रक्त जाएगा धमनी की सहायता से, और दूसरा सिरा की सहायता से वापस आएगा और ये रक्त जाएगा इधर नीचे की ओर, यानी और रक्त नलिकाएं होगी। यानी एक को बोलेंगे हम धमनी, एक होगी यहाँ पे सिरा, नाम होगा रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये दो नलिकाएं, इनका नाम होगा मूत्र वाहिनी।
इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे यूरेटर। ये है अपनी किडनी, इनको कहेंगे हम गुर्दे भी कह सकते हैं, और सही नाम वैज्ञानिक नाम है वो है ब्रिक। ये पेशी एक थैली जैसी संरचना, इसको बोलेंगे मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इंग्लिश में बात करें तो इनको बोलेंगे यूरेथ्रा। रीनल ब्लैडर या यूरिनल ब्लैडर भी कह देते हैं। रीनल का अर्थ गुर्दा होता है, वैसे यहाँ यूरिनरी ब्लैडर ज़्यादा ठीक है। ये इंग्लिश नाम हुए। 4 अंग इसके अंतर्गत आते हैं। किडनी रक्त को छानने का कार्य करेगी, मूत्रवाहिनी किडनी से छाने हुए रक्त को मूत्राशय में पहुंचाएगी, मूत्राशय संग्रहित करेगा और मूत्र मार्ग के द्वारा उस मूत्र को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो मूत्र मार्ग है नर में और मादा में, मूत्र मार्ग में भी फर्क होता है। नर में जो मूत्र मार्ग है लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और मादा में लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा ही होता है। और खास अंतर ये रहता है कि यहाँ पर ये मार्ग जो है वो 2 कार्य करता है। मूत्र को बाहर निकालने का काम तो करता ही है, साथ में जनन में भी इसका योगदान होता है, वीर्य भी इसी से बाहर निकलता है। जबकि मादा में सिर्फ मूत्र मार्ग ही होता है, यानी इससे सिर्फ मूत्र ही बाहर निकलता है। मूत्राशय एक थैली नुमा संरचना है और इसके अंदर फोल्ड होते हैं, यानी जब मूत्र को पूरा त्याग कर दिया जाता है, ये जब खाली हो जाता है तो ये संकुचित होकर इकट्ठा कम जगह के अंदर रहता है। जैसे ही मूत्र वाहिनी से मूत्र आता रहता है, इसके अंदर संग्रहित रहता है, तो इसका आकार है वो बढ़ता है और ये पूरा भर सकता है। इसके भरने की जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं, 600 से लेकर 700 ml होती है। नॉर्मल जो मूत्र त्याग किया जाता है उसके अंदर उसकी कैपेसिटी 300 ml, एक बार में मूत्र 300 ml है। 150 ml जब इसके अंदर भर जाता है तो अपने को एहसास रहता है कि हाँ अब टॉयलेट करना है। कहीं ना कहीं अपने दिमाग में या प्रतिवर्ती क्रिया वो प्रारंभ हो जाती है। नॉर्मल वैल्यू इतनी होती है, लेकिन अधिकतम इतना भंडारण इसके अंदर कर सकता है। जैसे कभी सोनोग्राफी वगैरह करनी हो तो डॉक्टर मूत्र रोकने के लिए कहता है, तो इतनी कैपेसिटी तक रोका जा सकता है, इससे ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं है। मूत्र वाहिनियों का इतना सा काम है कि किडनी से जो मूत्र बना है उनको मूत्राशय में पहुंचाना। अब बात करते हैं किडनी को मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि हम इसके आगे वाले भाग में देखेंगे कि किडनी की संरचना क्या है और उसके कार्य किस प्रकार से वो छानती है, किस प्रकार से वो मूत्र का निर्माण करती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।